नमस्ते। मैं हूं आपका एआई टीचर और स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एलएम क्लासेस में। यहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि उन्हें सुनाते हैं। और अपनी कल्पना की शक्ति से उन्हें महसूस कराते हैं। आज हम 12th बिहार बोर्ड के हिंदी विषय की किताब दिगंत भाग 2 के गद्य खंड की एक गहरी पड़ताल, एक डीप डाइव शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कुल 13 चैप्टर है और हमारा मिशन सिर्फ सारांश बताना नहीं है, बल्कि इन कहानियों, इन निबंधों और एकांकियों की आत्मा को समझना है। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं सुने हैं, तो पहले उसे जरूर सुने। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रभावशाली और कह सकते हैं दिल को छू लेने वाले एकांकी यानी वन एक्ट प्ले की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी, हमारे पास नाटककार मोहन राकेश पर कुछ जानकारी है और साथ ही उनका पूरा एकांकी नाटक सिपाही की माँ। हाँ, ये उनकी किताब अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस नाटक के किरदारों, उनकी छिपी हुई भावनाओं और उस दौर के माहौल को समझना जिसके बीच ये कहानी बुनी गई है। हाँ। कहानी एक माँ की है, बिश्नी, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में लड़ रहे अपने इकलौते बेटे मानक के खत का इंतजार कर रही है। लेकिन ये सिर्फ एक इंतजार की कहानी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, ये युद्ध की मानसिकता और उसके इंसानी रिश्तों पर पड़ने वाले असर का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। अच्छा। मोहन राकेश इस कहानी के जरिए हमें युद्ध के मैदान से बहुत दूर एक छोटे से गांव के एक टूटे-फूटे घर में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि युद्ध की असली कीमत कौन और कैसे चुकाता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरू करने से पहले लेखक मोहन राकेश के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। उन्हें 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण नाटककारों में गिना जाता है। लेकिन क्यों, उस समय और भी तो लेखक थे, उनमें ऐसी क्या खास बात थी? खास बात थी उनका नजरिया। देखिए, उस दौर में हिंदी नाटक अक्सर या तो पौराणिक कथाओं पर आधारित थे या फिर बहुत उपदेशात्मक होते थे। हाँ, मतलब एक सीधा साधा संदेश होता था। बिल्कुल। राकेश ने चेकॉव जैसे पश्चिमी लेखकों से प्रभावित होकर एक मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद को मंच पर उतारा। उनके नाटकों में बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होती, बल्कि किरदारों के मन के अंदर का तूफान होता है। और शायद यही बात सिपाही की माँ को इतना शक्तिशाली बनाती है। सही कहा। मुझे उनका एक कथन याद आ रहा है जो उनकी सोच को दिखाता है। तेरी उपलब्धि तेरी खोज है। ये फलसफा उनके नाटकों में कैसे नजर आता है? क्या सिपाही की माँ में बिश्नी भी कुछ खोज रही है? हाँ, और यही इस नाटक का सार है। बिश्नी सिर्फ अपने बेटे का इंतजार नहीं कर रही। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वो मातृत्व के एक सार्वभौमिक सच की खोज करती है कि दुश्मन सिपाही भी किसी की माँ का बेटा है। वही तो, कि युद्ध में हर मरने वाला किसी का मानक होता है। उसकी ये खोज उसे अपने व्यक्तिगत दुख से उठाकर एक बहुत बड़ी मानवीय पीड़ा तक ले जाती है। जब मैं इस नाटक को पढ़ता हूँ तो सबसे पहले जो चीज मुझे प्रभावित करती है वो है इसका माहौल। राकेश लिखते हैं, टूटा फूटा सा घर, एक खस्ताहाल चारपाई। ये सिर्फ एक गरीब घर नहीं है, इसमें एक अजीब सी खामोशी और ठहराव है ना? आपने बहुत सही पकड़ा। यथार्थवाद का मतलब है कि मंच पर हर चीज, वो टूटी चारपाई से लेकर किरदारों की अधूरी बातों तक, एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाने का काम करती है। हाँ, मतलब संवादों से ज्यादा खामोशी बोलती है। बिल्कुल। बिश्नी और उसकी बेटी मुन्नी के बीच की लंबी खामोशियां युद्ध की उस अनिश्चितता को शब्दों से कहीं ज्यादा ताकत से बयां करती हैं। और इसी खामोशी को तोड़ती है एक छोटी सी उम्मीद। बेटी मुन्नी अपनी माँ बिश्नी से कहती है कि डाक वाली गाड़ी आ गई है। हाँ, वो हर रोज यही उम्मीद करती है। पिछले 2 महीने से उसके भाई मानक की कोई चिट्ठी नहीं आई है और वो अपनी माँ को दिलासा देती है। कहती है, मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। ये एक छोटी सी उम्मीद है जिसके सहारे वो दोनों अपना दिन काट रहे हैं। हाँ, एक झूठा दिलासा ही सही, पर इंसान को जीने के लिए चाहिए होता है। तो एक तरफ तो बेटी की चिंता है और दूसरी तरफ राकेश समाज का एक और दबाव ले आते हैं, बेटी की शादी का। उनकी पड़ोसन कुंती घर आती है। हाँ, और कुंती का किरदार बहुत दिलचस्प है। वो आकर अपनी बेटी की शादी की बातें करती है और बातों बातों में बिश्नी को याद दिलाती है कि उसकी बेटी मुन्नी भी अब ब्याने लायक हो गई है, और कहती है कि अगर मानक लड़ाई से पैसे कमाकर नहीं लाया तो मुन्नी के हाथ पीले कैसे होंगे। बिल्कुल।
ये एक तरह का सामाजिक दबाव है जो बिश्नी की चिंता को और बढ़ा देता है। ये दिलचस्प है कि युद्ध की बड़ी त्रासदी के बीच राकेश हमें एक बहुत ही घरेलू सामाजिक चिंता, बेटी की शादी दिखाते हैं। हाँ, मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि बड़ी त्रासदियां इन छोटी चिंताओं को और भी भयानक बना देती हैं। अब मुन्नी की शादी सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वो मानक के जिंदा लौट कर आने की शर्त बन गई है। हर चीज उस एक चिट्ठी पर, उस एक इंसान पर आकर टिक गई है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में कैसा मोड़ आता है, जहां युद्ध, जो अब तक बर्मा के जंगलों में एक दूर की खबर थी, अचानक बिश्नी के दरवाजे पर दस्तक देता है। सही कहा। 2 लड़कियां जो बर्मा से अपनी जान बचाकर भागी हैं, उनके गांव पहुंचती हैं। और चावल दाल मांगने बिश्नी के घर आती हैं। ये लड़कियां सिर्फ भिखारी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे युद्ध की भयावहता की जीती जागती गवाह हैं। बिश्नी उनसे पूछती हैं कि वो वहां से क्यों भागीं। तो वो जो बताती हैं वो तो दिल दहला देने वाला है। हाँ, उनमें से एक लड़की कहती है, हम लोग हजारों लोग वहां से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं। वो बताती हैं कि कैसे जापानी जहाज बम बरसाते थे और लोग भेड़ बकरियों की तरह मारे जाते थे। और फिर वो एक ऐसी बात कहती हैं जो सीधे बिश्नी के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। हाँ। बिश्नी उनसे पूछती हैं कि फौजी वहां से क्यों नहीं भागाते। तो वो लड़कियां कहती हैं, फौजी लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये सुनकर बिश्नी का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसका बेटा भी तो एक फौजी है, वो भी भाग नहीं सकता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो लड़कियां बताती हैं कि वो जंगल के रास्ते भाग कर आई हैं। और कहती हैं, जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी थी। ये कल्पना बिश्नी के लिए असहनीय हो जाती होगी। अब युद्ध उसके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि अपने बेटे की गली सड़ी लाश की एक भयानक तस्वीर बन जाता है। बिल्कुल। उन लड़कियों का आना बिश्नी के मन में बैठे डर को हकीकत का चेहरा दे देता है। और जो कुछ भी बिश्नी ने उन लड़कियों से सुना, वो उसके मन में जहर की तरह उतर जाता है और रात को एक भयानक सपने के रूप में बाहर आता है। हाँ, यह सपना इस एकांकी का दिल है, इसका चरम है। इसका क्लाइमैक्स? बिल्कुल। इस सपने में राकेश हमें बिश्नी के अवचेतन मन में ले जाते हैं। वो देखती है कि उसका बेटा मानक बुरी तरह घायल, खून से लथपथ, लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। हाँ, और एक दूसरा सिपाही, दुश्मन सिपाही, नंगी तलवार लिए उसका पीछा कर रहा है। मानक अपनी माँ से कहता है, मैं घायल हूं माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी हैं। बिश्नी उसे अपनी गोद में छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दुश्मन सिपाही कहता है कि मानक ने उसके हजारों साथियों को मारा है और वो उसे नहीं छोड़ेगा। वो मानक को वहशी और जानवर कहता है। युद्ध में हर सिपाही दूसरे के लिए जानवर ही होता है। सही बात है, लेकिन यहाँ एक माँ का दिल देखिए। बिश्नी के लिए वो दुश्मन सिपाही सिर्फ एक दुश्मन नहीं है। जब वो सिपाही मानक को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है, तो बिश्नी उन दोनों के बीच खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूं। हाँ, और फिर वो उस दूसरे सिपाही से पूछती है, देख, इसका शरीर कितना घायल है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता। ये एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं है, ये बिश्नी के मन का युद्ध है। बिल्कुल, जहाँ उसकी ममता उसके बेटे की नफरत से लड़ रही है, वो उस दुश्मन में भी किसी का बेटा देख लेती है जो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन युद्ध का जहर मानक पर भी चढ़ चुका है। हाँ, वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता और उस घायल सिपाही को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही मानक उस पर वार करने के लिए अपनी संगीन उठाता है, बिश्नी चीखती है, मानक, मानक। और उसकी नींद खुल जाती है। जी, ये सपना दिखाता है कि एक माँ के लिए कोई सिपाही दुश्मन नहीं होता। हर सिपाही किसी माँ का बेटा होता है। उसकी ममता राष्ट्रीयता की सीमाओं को तोड़ देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिश्नी सपने से जाग जाती है, लेकिन सपने का डर, वो हकीकत अब उसके साथ है। हाँ, मुन्नी उसे संभालती है, पूछती है क्या हुआ। बिश्नी कुछ बोल नहीं पाती, बस रोती रहती है। और कमाल की बात यह है कि राकेश हमें कोई आसान जवाब नहीं देते। नाटक का अंत वहीं होता है जहां से ये शुरू हुआ था, एक अंतहीन इंतजार में। हाँ, बिश्नी अपनी रोती हुई बेटी मुन्नी को चुप कराने के लिए बस इतना कह पाती है कि जब उसका भाई आएगा तो उसके लिए सच्चे मोतियों के कड़े लाएगा। तो कोई समाधान नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं आती, हमें नहीं पता कि मानक वापस आएगा या नहीं। और यही इस नाटक की सबसे बड़ी ताकत है।
ये एक अधूरा अंत है जो हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाता, बल्कि हमें उस परिवार के अंतहीन दर्द और अनिश्चितता का हिस्सा बना देता है। ऐसा लगता है जैसे राकेश हमें ये बताना चाहते हैं कि युद्ध का सबसे क्रूर पहलू मौत नहीं है। नहीं, बल्कि वो इंतजार है जो कभी खत्म नहीं होता। वो उम्मीद और डर के बीच झूलती हुई जिंदगी है। तो सिपाही की माँ सिर्फ एक सिपाही या एक माँ की कहानी नहीं है। नहीं, ये उन लाखों करोड़ों अनजाने चेहरों की कहानी है जो हर युद्ध के पीछे छूट जाते हैं, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। मोहन राकेश ने इस एकांकी के जरिए ये दिखाया है कि युद्ध का प्रभाव सिर्फ सरहदों और युद्ध के मैदानों तक सीमित नहीं रहता। इसका असली असर, इसका असली जख्म उन घरों में होता है जहां लोग दरवाजे पर हर दस्तक के साथ कांप उठते हैं। ये नाटक युद्ध की निरर्थकता पर एक बहुत ही शक्तिशाली और मानवीय टिप्पणी है। बिल्कुल। ये कहानी दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी। जरा सोचिए, आज भी दुनिया के कई हिस्सों में सैनिक लड़ रहे हैं और उनके परिवार इसी तरह उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये आज भी उतना ही सच है। तकनीक बदल गई है, संदेश भेजने के तरीके बदल गए हैं, शायद अब चिट्ठियों की जगह वीडियो कॉल ने ले ली है। लेकिन क्या इंतजार करने का वो डर, वो उम्मीद और वो दर्द आज भी बिश्नी और मुन्नी जैसा ही नहीं है? अगर आपका कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक फ्रेश और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।